हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है डिलिमिटेशन एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इसका एमसीक्यू होगा आपके पास सामने। कुछ दिन से आपका ये एमसीक्यू नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम था इसके वजह से। और इसके जगह पे मैंने मैराथन क्लास आपका करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से भी आप जाके मैराथन क्लास भी देखिएगा। जीएस का है वो स्पेशल, और सभी एग्जामों में वो काम देगा। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से करवा सकते हैं। और हमारा एनसीईआरटी भी बैच चल रहा है, लेकिन अभी 2 दिनों से वो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो भी होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे बैच मतलब जो है कि सही समय पे चले। एक्चुअली होता है ना कि कभी-कभी हमारे जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है और भी कई तरह की समस्या हैं, तो जिसके कारण थोड़े से समय नहीं मिल पाया इसके कारण भी। और आपके यहाँ एक छोटा-सा मुहिम है हमारा 1 के का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ ये भी आप पूरा करवाइए, जिससे आपके लिए हमेशा मतलब मैं तत्पर रहता हूँ आपके लिए। आपकी माँग भी आप अपने कमेंट में आप रख सकते हैं, तभी तो मैं आपकी माँग को जान सकूँगा। और कल का जो एक स्पेशल 2 स्पेशल हमारा बैच आएगा आपका, वो एक तरह से मतलब आपका मैराथन ही रहेगा क्लास उसका। एक तो संविधान संशोधन का पूरे तरीके से जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, पूरा अभी तक 2023 तक, मतलब जो 2025 तक कुल अभी कितने अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, 106 हुए हैं। तो उसके बारे में पूरा एक ही क्लास में, मैं पूरा एक क्लास में ही आपका अमेंडमेंट एक्ट पूरा करवाऊँगा। और जो भी बच्चे हैं, जो बीपीएससी 72वीं जो देने वाले हैं, और कोई भी बिहार से जो भी रिलेटेड आपका है ना, आपका एग्ज़ाम, जो भी आप बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें जो आपका बिहार का जो इतिहास या पॉलिटी या ज्योग्राफ़ी जो भी पूछा जाता है, तो बिहार का हम आपके पास मतलब एक तरह से आपका बिहार परिचय मैं पूरा करवाऊँगा। बिहार से रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चन्स जो आते हैं, वो भी लगभग आपका मैराथन टाइप का ही वो क्लास चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी अभी जो देखिए अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका इंस्पेक्टर दरोगा का, तो उसमें भी वो काम देगा, और आपके 72वीं बीपीएससी में भी वो काम देगा, और आपका बिहार एसएससी में काम देगा, एईडीओ में काम देगा। तो कहीं न कहीं जो भी बच्चे दे रहे हैं, बिहार का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार स्टेट लेवल का, तो वो आप देख सकते हैं, और कहीं न कहीं आपको उससे नॉलेज होगा। और जो नहीं भी दे रहे हैं, उनके लिए भी नॉलेजेबल है कि कहीं न कहीं आपका है कि जो आपका प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास आप देखिएगा, जब एनिसेंट हिस्ट्री में आप जब जाइएगा, तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो हमें पढ़ना रहता है, वो कहाँ से पढ़ना रहता है आपको? आपका बिहार का, मतलब जो है ना, मगध जैसे साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जहाँ का चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करवाया था। तो ये कहीं न कहीं आपको वहाँ से आपका पता चलेगा। आपका रिलेटेड है, तो कहीं न कहीं आपका सब्जेक्ट आपका 2 या 3 क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे, जो आपको सीधे मतलब आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आपका वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग कल तैयार रहिएगा, मैं कल आपके लिए एक तो बिहार स्पेशल, ठीक है? और आपका एक हो जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं आपका, पूरे तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो आपको मैं करवाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, वो क्या रहेगा हमारा? डिलिमिटेशन रहेगा, ओके? तो देखते हैं डिलिमिटेशन का। तो डिलिमिटेशन क्या है? ये पहले हम लोग एक मुहिम चलाए हैं, कैसा? कि पहले हम लोग थोड़ा-सा ब्रीफ में जो है नॉलेज लेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो ठीक है? चलते हैं। अभी अब हम लोग क्या कि आपका थोड़ा-सा इसको साइज़ बड़ा कर देते हैं, ठीक है? क्या है कि डिलिमिटेशन क्या होता है? इसके मतलब होता है परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? तो परिसीमन वह प्रक्रिया है ना, जो जो क्या करता है आपका, परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का मतलब क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण होता है, ठीक है? तो ये आप जानिए क्या होता है इसमें आपका क्या किया जाता है? जैसे राज्य विधानसभा हो गया, आपका लोकसभा हो गया, तो ये क्या करता है आपका ये सीमा जो होता है आपका निर्धारण करता है या पुनर्निर्धारण करता है, ताकि जनसंख्या के अनुसार समान प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल सके। अच्छा, इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए ना, तो ये क्या होता है, किसी क्षेत्र में क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, यह तय करना होता है कि इसको परिसीमन कहलाता है। यानी मतलब कि ये एक एरिया है, इस क्षेत्र में मतलब जैसे देखिए आपको
एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 एरिया आपको बाँटा गया है। तो किस क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुने जाएँगे? मतलब यहाँ से मान लिया जाए कि 12 हो गए, ठीक है? यहाँ से मान लिया जाए आपका 10 हो गया, ठीक है? यहाँ से आप अज़्यूम कर लीजिए आप 9th हो गए, यहाँ से अज़्यूम कर लीजिए आप 8 हो गए। तो ये यही करता है कि कितना प्रतिनिधित्व होगा, कहाँ से, ये क्या करता है? यही कहलाता है कि आपको परिसीमन, ठीक है? यही तय करना ही परिसीमन कहलाता है, ओके? तो ये आप मतलब ईज़ी वे में आपको याद रखने के लिए मैं बता दिया। इसका जो संवैधानिक आधार है, जो हम लोग कहाँ से देखते हैं, तो हमारा जो आर्टिकल 82 है, वो क्या कहता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण तय करना आवश्यक है। तो ये आप याद रखिएगा कि परिसीमन कोई मतलब असंवैधानिक नहीं है। कहीं न कहीं ये क्या है, संवैधानिक है, कहीं क्या है क्या? मतलब इसमें जब आर्टिकल 82 में हमारे संविधान में बात है, तो ये संवैधानिक इसका आधार प्रदान करता है परिसीमन का। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके? और क्या है कि आपका आर्टिकल 170 कह रहा है कि राज्यों की विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण आपका करना है, ठीक है? परिसीमन का कार्य डिलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है? ये जो परिसीमन है, मान लिया जाए कि 6 और 9 या 10 आपका 11 जो प्रतिनिधित्व तय किया है, उसका जो काम जो परिसीमन जो कहलाता है, इसका परिसीमन का कार्य कौन करेगा? तो एक डिलिमिटेशन कमीशन मतलब परिसीमन आयोग गठित होता है, ठीक है? यही करता है इसका काम, जो बाकी का काम होता है जो, ओके? तो ये हम लोग देखते हैं कि डिलिमिटेशन जो है आपका कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग का संरचना क्या है, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक अध्यक्ष होते हैं, जो क्या होते हैं, आपका जो सुप्रीम कोर्ट के आपका रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है? रिटायर्ड क्या होते हैं? जज होते हैं, यानी सेवानिवृत्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और सदस्य क्या होंगे? मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो क्या होते हैं? आपका इसका सदस्य होते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, जो जिस राज्य में मान लिया जाए कि आप कर रहे हैं, मान लिया जाए कि अभी जैसे बंगाल में होने वाला है, वेस्ट बंगाल में होने वाला है चुनाव, तो वहाँ क्या किया जाएगा, मान लिया जाए कि परिसीमन आपका तय करना है, ठीक है? मान लिया तय करना है, अभी ऐसे होगा नहीं, ठीक है? याद रखिएगा 2026 तक इसको फ्रीज़ कर दिया गया है, ओके? आपका तो ये भी आप आएगा आपका संविधान संशोधन का जब चैप्टर आएगा ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं संविधान संशोधन को साथ में लेकर आज आया हूँ, ठीक है? तो पहले इसको बारे में देखते हैं। तो संबंधित राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनसे क्या होगा, आपको उसका भी जो सदस्य रहेंगे, ठीक है? इनकी विशेषताएँ क्या हैं? जैसे इसकी विशेषता क्या है कि आयोग के आदेश कानून के समान प्रभावी होते हैं। जो आदेश देता है ना ये आयोग, वो कानून के समान ही इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है? और इसके निर्णयों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये आप याद रखिएगा कि डिलिमिटेशन ऐसे ही क्वेश्चन आपको फँसा सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो आपका अगर कोई निर्णय देता है, तो क्या उसका मतलब परिसीमन का आयोग का निर्णयों का अदालत में हम चुनौती दे सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो आपको आज थोड़ा मैं अलग तरीके से थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी आप और थोड़ा-सा यार प्लीज़ आप लोग एक और काम कीजिएगा कि 1K का सब्सक्राइबर है, प्लीज़ हम लोग को जल्दी पूरा करवाइए ताकि आपके लिए जो है हाइब्रिड मोड में हम लोग क्लास लाने वाले हैं। आपको कुछ जो ये क्लासेस आएगी अब आप बहुत जल्दी ही, तो प्लीज़ आप लोग 1K हम लोग का सब्सक्राइब पूरा करवाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो भी आप लोग देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारे फैमिली जो है अभी वैरायटी एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी को, तो वो हमारे फैमिली भी उस चीज़ को देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारा हमारे जो और भी टेक्निकल टीम है वो आप लोग के मतलब आपका फीडबैक भी देंगे और मैं भी खुद से मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आपका फीडबैक ज़रूर दूँगा। तो पहले तो आप करना सीखिए तब मैं आपके लिए कुछ करूँगा, ओके? फिर क्या है कि भारत में परिसीमन का इतिहास क्या है? तो परिसीमन का जो मतलब क्या है ना, जनगणना के आधार पर है। देखिए पहला जो हुआ था आपका 1951 में हुआ था, दूसरा क्या हुआ था 1961 में हुआ था, ओके? और थर्ड जो हुआ था हमारा 1971 में हुआ था। कब-कब हुआ था? एक तो हो गया 1951 में हो गया आपका, दूसरा पहला, दूसरा कब हो गया 1961 में और तीसरा क्या हो गया 1971 में और जो 2001 में जो हुआ ना आपका 2001 में हुआ जो चौथा हुआ, वो आपका क्या हुआ, सीटों को आपका फ्रीज़ कर दिया, ठीक है? यहाँ मतलब कि सीट अब नहीं बढ़ेगा यानी 2001 से अभी तक का परिसीमन नहीं हुआ है। इसी कारण अभी आप द हिंदू का अगर मेरा क्लास कर रहे होंगे, तो वहाँ पर मैंने परिसीमन का जो अभी आया है
आपका न्यूज़ आया था कि डिलिमिटेशन का री इमेजिंग, तो यही करने के लिए अब 2026 में क्या होगा कि इसका क्या होगा, अब 2026 में आपका फिर से डिलिमिटेशन कराया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा, कितना कौन सा सीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसी कारण है कि दक्षिणी भारत में क्या हुआ है कि आपका जनसंख्या तो कम कर दिया गया है, ठीक है? जनसंख्या में उन लोग बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, तो साथ-साथ क्या हो जाएगा कि उन उन लोग का प्रतिनिधित्व जितना उत्तर भारत में आपका ज़्यादा बढ़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना के रखता है, ओके? तो ये है हमारे पास आपका न्यूज़ जो मैंने करवाया हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा और क्या कह रहा है कि सीटों पर आपका फ्रीज मतलब क्यों लगाई गई कि ताकि 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था ना 1976 में, तो वहाँ पे क्या था कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की जो 2001 तक स्थिर किया गया था। फिर वही क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 2001 में जब हुआ, तो यह रोक जो मतलब 1971 का ही जनगणना के आधार पर अब अभी तक हमारा डिलिमिटेशन कार्य कर रहा है। तो ये बात आप यहाँ से नोट क्या निकलता है, आप अगर ये लिखते होंगे तो नोट करके लिख लीजिएगा कि अभी जो हमारा चल रहा है 1971 के जनगणना के आधार पर ही क्या है आपका जनगणना के आधार पर ही आपका डिलिमिटेशन का मतलब कार्य हुआ है, ठीक है? डिलिमिटेशन का आधार हुआ है, तो ये मतलब कार्य किया गया है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। आपका इससे जानते हैं क्या होगा कि कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस आएंगे ना, यूपीएससी जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, और यूपीपीसीएस आरओ में भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछते हैं, वहाँ के लिए आपको बेहतरीन आपका आपका क्या होगा, इससे आपका क्वेश्चंस नहीं छूट पाएगा अगर आप सही से इसको समझ लीजिएगा तो, ओके? तो यहाँ रोक लगा दिया गया है, और यह रोक 2026 तक बढ़ा के दी गई। 84वें संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ, उसके तहत उद्देश्य क्या था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं, जैसे दक्षिणी राज्य सफल रहे हैं, उन्हें दंडित ना किया जाए। तो ये एक आधार है। आगे बढ़ते हम लोग। आज का हम लोग का पहला जो हमारा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी हम लोग जस्ट ये पढ़े हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए, राज्यों की सीमा का पुनर्गठन का कार्य होता है ना, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है, परिसीमन से नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। और जनगणना कराना जो होता है ना आपका कार्य जो होता है, एक मतलब ये अलग से संवैधानिक प्रक्रिया है, ना कि ये मतलब डिलिमिटेशन के तहत है, ठीक है? और ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, ये तो लोकसभा अध्यक्षों के सदस्यों के द्वारा ही होता है। तो आप जाके लोकसभा का जो करवाया हूँ मैं, वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो अब आप मेरे पिछले जो टॉपिक हो रहे हैं पॉलिटिकल क्लास, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ टोटल आप जिस दिन आप देखिएगा ना, जो अभी तक मैं करवाया हूँ, आप अगर देख लेते हैं तो बेहतरीन आपके पॉलिटी, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटी का क्वेश्चंस मतलब जो भी है, अभी आप लोग जैसे बीपीएससी और जेपीएससी हो आने वाला है, आपका यूपीपीसीएस आरओ आने वाला है, और भी जो आपका है जैसे झारखंड एसएससी हो गया, आपका बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी एएडीओ हो गया, यूपीपीसीएस एआरओ हो गया। देखिए, कुछ चीज़ें है ना कि आपको बेसिक यूपीएससी के लिए ये सब बेसिक है, ठीक है? जो आपको यूपीएससी के लिए अगर कोई भी है बंदा, तो आपके लिए ये बेसिक है क्वेश्चंस। जिससे क्या होगा कि अगर आपका बेसिक्स कमज़ोर है, या मान लिया जाए आपका बेसिक आपको और मजबूत करना है, तो ये यूपीएससी के लिए है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि ये आपको बीपीएससी में ही मतलब पूरे तरीके से आएगा। कोई भी नहीं कह सकता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी का, वो एक समुद्र है, ये भी आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है मैं बोल के आपको निकल जाऊँ और आपको बस अपने ओर मतलब आकर्षित करूँ। ऐसा मेरा कोई मतलब आपका मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं है भाई। आप लोग को जो समझना है कि हाँ सर ये ऐसे कह रहे हैं, इनको नहीं पता है। भैया मुझे नहीं पता है, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो। मैं क्यों कह दूँ कि आपको मैं ये क्वेश्चन्स करवाऊँगा, आपको यूपीएससी में आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी बोल रहा है वो बकवास कर रहा है। मैं सीधे बोलूँगा, ठीक है? वो चाहे मेरे मेरे भी अगर गुरु हैं, तो वो भी अगर करते हैं तो वो ऐसा बकवास ही है, ठीक है? वो कोई नहीं कर सकता है यार, कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है? हाँ, वन डे क्लास में आप कह सकते हैं कि हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? आपका बीपीएससी हो गया, आपका प्रीलिम्स हो गया, ये सब में आप बोल सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट मतलब टॉपिक से बनते हैं, और ये भी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे, इतने भी कोई इतना आइडिया नहीं लगा सकता है, ठीक है?
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि परिसीमन आयोग है डिलिमिटेशन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? इसका अध्यक्ष जो होता है ना सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि देखिए ये राष्ट्रपति के आदेश से गठित नहीं होता, परिसीमन आयोग जो होता है संसद के अधिनियम के तहत गठित होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और हमारा इसके निर्णय सलाहकारी नहीं होता है भाई, बाध्यकारी हो जाता है, ये भी इसको न्यायालय में आपका चुनौती नहीं दे सकते और इसके आदेशों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि भारत में पहली बार परिसीमन किस जनगणना के आधार पर किया गया था? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1951 के आधार पे हुआ था, अभी हम लोग पढ़े हैं। देखिए 1941 में ब्रिटिश काल की जनगणना हुआ था, तो ये याद रखिएगा ब्रिटिश काल में जनगणना आपका हुई थी, ठीक है, 1941 में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा किससे है आपका? ये आपका 1941 में ब्रिटिश काल में जनगणना हुआ था, ठीक है? और इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्या है मतलब ये जो था आपका 1961 वाला, ये आपका सेकंड था, दूसरा था और ये आपका पहला था, ठीक है? पहला था। आपका थर्ड वाला जो हो गया, ये आपका जो 1971 में तीसरा डिलिमिटेशन हुआ था। तो ये तीनों जो है डिलिमिटेशन से है और ये 1941 में आपका, ये आपका किससे है? आपका जनगणना से है, ठीक है? जनगणना से है। ओके, तो ये भी आप देखिए, आपका कहीं न कहीं मैं निचोड़ रहा हूँ, आपका पूरे जो ऑप्शंस हैं, उसको भी मैं निचोड़ के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है? मेरी कोशिश इतनी रहती है कि आपको ये नहीं कन्फ्यूज़न कहीं से भी ना हो। आप एक माहिर जो भी मैं करवा रहा हूँ, अभी जैसे पॉलिटी करवा रहा हूँ, तो पॉलिटी में आप माहिर हो जाओ। मैं जब आपको आपके सामने जब हिस्ट्री लाऊँगा या आपके लिए ज्योग्राफी लाऊँगा, आप एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी आप देखे होंगे, जो भी मेरा अभी तक 11 क्लास हुआ होगा, अगर आप पूरे क्लास अगर आप देखे होंगे ना, तो आपको लगा होगा कि हाँ, कहीं न कहीं कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर बेहतरीन तरीके से मेरे द्वारा आपको करवा दिया जाता है, ठीक है? तो आप देखिएगा, देखिए थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, किसी को समझने के लिए ना पहले टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं कि क्लास में आए, खोले और हमको जो है ना कि मतलब रामबाण जो होता है ना, एक कहा जाता है कि रामबाण आपको बता दिया जाए, रामबाण आप सीख के चले जाइएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे पास भाई, किसी के पास भी नहीं है। जो बोलता है कि मेरे पास रामबाण इलाज है, तो वैसा नहीं है। आज का दौर बहुत अलग हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट लोग निकल चुके हैं। आप बस यही सोचते रहिए कि हम बस किसी के द्वारा कोई भी सर कह दिए कि हाँ, हम रामबाण दे देंगे, तो रामबाण में ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? और कहीं न कहीं आपका आपके मेहनत में पता है, मेरा जो योगदान रहेगा, मैं रियलिटी बोलता हूँ, कहीं न कहीं आपको 30% रहेगा, आपको 70% खुद से करना पड़ेगा। ये आप मैं सच्चाई आज मैं आपके सामने मैं खुद बोल रहा हूँ, कभी भी चाहे वो ऑफ़लाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, मेरा 30% ही आपका योगदान रहेगा आपके सफलता में, बाकी आपके सफलता में आपका खुद का 70% रहेगा। तो सोच लीजिए, मैं जितना करवा रहा हूँ उससे कहीं आपका 70% आपको खुद देना पड़ेगा। जो सच्चाई है वो जानिए, नहीं जानना है, अगर आपको हवा में उड़ना है तो उड़िए, एक टाइम आएगा, एक समय आएगा, आपका जब ऐज चला जाएगा तो फिर आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है? समय से बड़ा कोई नहीं है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, ठीक है? और कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो कौन सा किया गया था हमारा? ये आपका किया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन जो था हमारा, उससे किया गया था, ठीक है? फ्रीज किया गया था, ठीक है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये भी याद रखिए। 73वां आपका पंचायत संविधान संशोधन से, आपका पंचायती राज से है। तो ये भी 86वां जो था आपका शिक्षा के अधिकार से आपका संबंधित है, ठीक है? तो आप ये जो है ना कि आपको मैंने पीछे करवा रखा हूँ, तो ये भी आप जाके एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको लगता होगा
कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जाके देखिए मेरा क्लास जो है आपका इसके बारे में भी 73वां संविधान संशोधन जो है आपके उसके बारे में भी हो रखा है। मैं यानी पंचायती राज भी है मैं करवा चुका हूँ, आपका नगर पालिका भी करवा चुका हूँ। तो आपके लिए देखिए बेहतरीन करवा रहा हूँ और संविधान संशोधन का आज मैं करवा ही रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर मेरे जो बाकी जो है ना जो टॉपिक वो भी आप जाके देखिए और मेरा द हिंदू का भी क्लास आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक बार तो जब ज़रूर बताइएगा मैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ या यही क्लास जो है क्या इम्प्रूवमेंट करूँ तो आप बताइएगा नहीं जब तक कैसे मैं जानूँगा, ओके। और जो मेरे द्वारा एनसीईआरटी जो बैच लाया जाता है उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। हाँ, थोड़ा-सा संसाधनों का कमी है अभी, मैं मानता हूँ इसलिए मेरा जो एनसीईआरटी में जो बैच में है ना कि कुछ आपका समझाने में जैसे कोई इमेज है, ठीक है? तो मैं खुद से अगर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से मेरा खुद से सही से नहीं हो पा रहा है या उसमें आपका पीडीएफ सही से नहीं लग पा रहा है, तो ये थोड़ी-सी दिक्कत है। ये मैं खुद से मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी आप खुद बता सकते हैं। तो ये मेरा ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, ठीक है? 1976 में ये हुआ, आपका 1978 में ये हुआ, ये आप नोट भी कर सकते हैं, आपका 1992 में ये हुआ और ये आपका 2002 में हुआ, ओके? तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये देखिए अभी खुद हम लोग पीछे जो हम लोग पढ़ रहे थे कि इससे क्या हुआ था 2000 जो सीटों पर रोक लगा गया था 2026 तक नहीं बढ़ना, ये आपका इससे हुआ था, ठीक है? सीटों की संख्या बढ़ाने से नहीं था, ये आपका गलत है, परिसीमन वो समाप्त नहीं किया गया और राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया गया, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि परिसीमन आयोग के आदेशों की कानूनी स्थिति क्या है? तो क्या है कानूनी आदेश? कानून के समान ये क्या होता है? मतलब इक्वल टू आपका लॉ होता है, ठीक है? इक्वल टू लॉ होता है, ओके। तो ये आपका लॉ के ये समान होता है, प्रभावी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं होती है और यह सभी पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि केवल चुनाव आयोग पर, सभी पर लागू होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न कि 2026 के बाद परिसीमन को लेकर विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? ये सबसे बड़ा है ना उत्तर और दक्षिण भारत के बीच असंतुलन होने की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दक्षिणी भारत में हमारा जो जनसंख्या पर कंट्रोल किया गया है, लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि अभी भी उतना ही है। इसी कारण है कि हम लोग चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया नंबर 1 जनसंख्या का बन गया है। तो ये आपका एक अलग हो गया है, ठीक है? और भाषाई पुनर्गठन का अलग विषय होता है, जनगणना तो भाई तो अलग होता है इसका, ठीक है? इससे राष्ट्रपति का शक्ति में कोई मतलब इसका काम नहीं है, ठीक है? अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है क्या कि परिसीमन से संबंधित वह संवैधानिक अनुच्छेदों का चयन करें जो मतलब कौन-कौन है आपका, तो ये परिसीमन से तो एक तो हमारा जो मैं हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अनुच्छेद 82 है, वो आपका होगा, ठीक है? आपका 82 आपका अनुच्छेद 170 ये क्या होता है आपका लोकसभा के बारे में बोलता है, सीटों को लोकसभा का प्रतिनिधित्व का बात करता है परिसीमन का और ये आपका विधानसभा का करता है, ठीक है? विधानसभा का परिसीमन करता है और ये तो हो गया 324 जो हो गया आपका ना इलेक्शन कमीशन का बात करता है, किसका? इलेक्शन कमीशन का बात करता है और 368 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसके बात करता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है उसका बात करता है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, यानी हमारा 1 और 2 हो जाएगा, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा 324 से इलेक्शन कमीशन होता है और ये होता है आपका 368 संविधान संशोधन, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके। अगला जो हमारा प्रश्न है 9th नंबर, ये क्या कह रहा है कि 9th नंबर क्या कह रहा है कि आपका निम्न में कौन सा कथन आपका सही है? तो परिसीमन राज्यों की प्रशासनिक सीमाएं बदलता है, ठीक है? ये क्या आपका सही है? तो ये हमारा जो हो जाएगा ना आंसर परिसीमन जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा पे कौन सा क्या हो जाएगा? ये आपका परिसीमन जनसंख्या के अनुपात पर आपका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। राज्यों की प्रशासनिक सीमाएं का कोई अंतर ही नहीं है। प्रशासनिक परिसीमन केवल लोकसभा पर लागू नहीं होता है, आपका विधानसभा पर लागू है। परिसीमन जो होता है न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका रिटायर्ड जज होते हैं, ये परिसीमन आयोग के द्वारा होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि परिसीमन को संघवाद यानी फेडरलिज्म से जोड़कर देखने का प्रमुख कारण क्या है?
तो ये आप देखिएगा कि यह केवल केंद्र का विषय है, ठीक है, यह केवल केंद्र का विषय है। ऐसा क्या है? तो ऐसा नहीं है। यह राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करता है। तो ये जरूर, ये हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी जरूर है, क्योंकि ये क्या करता है कि सीट का वितरण करता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, ठीक है, किसका? राज्यों को राजनीतिक शक्ति ये तय करता है। तो इससे क्या होगा, अगर राज्यों के बीच क्या होगा कि एक पॉलिटिकल पावर को ये क्या करता है, इफेक्ट जरूर करता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी, ये कर वितरण तो यार क्या है, फाइनेंस कमीशन का ये है। तो आप वहाँ, आप मेरे पिछले जो क्लास है ना फाइनेंस कमीशन, तो वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, या राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रभावित ये इससे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए, और आप लोग ये एक याद रखिएगा, अगर कोई 10वां नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो आप याद रखिएगा कि हमारा जो टॉपिक मैं उठाता हूँ शुरू में, वो क्या करता हूँ कि पहले उसका 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, सेकंड टॉपिक करवाता हूँ, फिर टॉपिक का ब्रीफ में नॉलेज लेता हूँ और फिर सॉरी देता हूँ, और उसके बाद क्या करता हूँ, फिर उसका 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो ऐसे में आप थोड़ा धैर्य बनाइएगा, ये नहीं कि 10 क्वेश्चंस करके आप ये सोचिएगा कि सिर्फ परिसीमन परिसीमन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारा आगे क्वेश्चंस आप देखिएगा, पूरे क्लास को आप कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि आते हैं और निकल देते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला जी हमारा क्या कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू होता है। क्या ऐसा होता है? तो ये क्या है कि ऐसा तो हम कहीं नहीं सुने भाई। परिसीमन आयोग के निर्णयों का सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, ये भी नहीं सुने थे। यानी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आपका गलत होता है। ठीक है, क्यों? क्या राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका होती है, ठीक है, राष्ट्रपति का औपचारिक भूमिका तो होगी, क्योंकि वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन इनका अनुमोदन जो होता है ना, इनके लिए कोई आवश्यक अनुमोदन का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आदेश कानून का कानून के समान होता है। पहले ही हम लोग जान गए हैं कि इसका जो निर्णय होगा या आदेश होगा, वो कानून जो लॉ होता है उसके समान होता है। तो वो क्या हो जाएगा, ये स्वतः ही प्रभाव में आ जाएगा, स्वतः ही ये क्या होगा, आपका इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है परिसीमन आयोग का। तो ये ऐसा हमारा मतलब संविधान में ही कहा गया है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है 12 नंबर कि भारत में अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन किस जनगणना के आधार पर किया गया था? तो हमें याद है कि कौन सा आपका होगा, 2001 के जनगणना पर आपको किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये जो है ना 1991 वाला जो बात है, ये आपका ये कोई इस पर क्या हुआ ना कि इस पर नहीं किया गया था। तो ये आप याद रखिए, 2001 में ही जो लास्ट में जो हम लोग को हुआ है, आपका परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 2001 के ही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, 1976 वाले ही सिस्टम अभी भी चालू हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1976 में जो जनगणना हुआ वही था, ठीक है। आधार भले ही 2011 का लिया गया है, लेकिन सीटों का जो बंटवारा हुआ 1976 के ही आपसे हुआ है, ठीक है। अगला जो हमारा आपका क्वेश्चन है, आपका क्या है अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कौन सा कार्य परिसीमन आयोग करता है? तो कौन सा कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा तय करता है? तो ये क्या है हमारा, ये आपका क्या करता है, ऑप्शन नंबर बी करता है, निर्वाचन के क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण करता है। कुल सीटों की संख्या तय करना इसका आपका संविधान द्वारा तय होता है, ना कि परिसीमन द्वारा। राज्यों का नाम आपका बदलना आपका क्या होता है, ये आपका संसद का कार्य होता है। आरक्षण नीति बनाना आपका क्या होता है, संविधान संशोधन के द्वारा होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा है कि आपका परिसीमन और जनगणना जो के बीच संबंध क्या है? तो ये आप याद रखिएगा कौन सा संबंध है, कि परिसीमन जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित होता है। ये ठीक है, और जनगणना जो दोनों एक ही संवैधानिक निकाय द्वारा कराए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जनगणना जो रजिस्ट्रार जो जनरल होता है ना, रजिस्ट्रार जनरल जो होता है वो काम करता है। तो ठीक है, जनगणना आपका कौन करता है, आपका रजिस्ट्रार जनरल करता है। और जनगणना परिसीमन आयोग द्वारा आपका नहीं करवाया जाता है। ये आपको फिर से वही रिपीट है, तो रजिस्ट्रार जनरल द्वारा होता है। तो ये अभी आप 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि 2026 के बाद प्रस्तावित जो परिसीमन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ने की संभावना है? तो ये आप याद रखिएगा कि किस पे पड़ेगा, लोकसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व आते हैं उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 16 नंबर जो क्या कर रहा है कि आपका देखिए, दक्षिणी राज्यों द्वारा परिसीमन को लेकर चिंता का मुख्य कारण क्या है, कि इनका जो है ना जनसंख्या नियंत्रण के बाद इनको राजनीतिक जो नुकसान होने वाला है। क्योंकि दक्षिणी भारत में ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि आपका जनसंख्या वृद्धि पर इन लोग कंट्रोल किया है।
निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत परिसीमन की आधारशिला है? तो ये भी आप याद रखिएगा, आपका एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल का ये सिद्धांत परिसीमन रखता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि परिसीमन आयोग का अदालत से परे बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू रखने का कारण क्या है? तो ये भी आप जान लीजिए क्यों क्यों कारण है। क्योंकि देखिए क्या है कि इससे राजनीतिक दबाव कम करना है, ठीक है। अगर बार बार इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू करें तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और न्यायिक हस्तक्षेप ये होता। इससे क्या है कि राजनीतिक और न्यायिक हस्तक्षेप इससे दूर रखने के लिए ये किया जा रहा है। तो ओके, ठीक है। कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ाने से नहीं है, प्रक्रिया को तेजी नहीं है, न्यायपालिका को कमजोर करना है, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है 19 नंबर क्या कह रहा है कि यदि लोकसभा सीटों की कुल संख्या बढ़ाई जाती है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यही होगा कि उत्तर दक्षिण जो असंतुलन को कम करना हो जाएगा। दक्षिण राज्यों की सीटें की सुरक्षित रखी जा सकती है। तो ये आपका, ये भी आप याद रखिएगा। ये अभी हाल फिलहाल का करंट का भी मुद्दा आता है, इसलिए मैं आपको डिलिमिटेशन का भी करवा चुका हूँ। ऐसे ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, एक दो क्वेश्चन मतलब कभी कभी ये आ सकता है, मे बी अगर पूछ लिया तो आप लोग बेहतरीन तरीके से आप पूरे टॉपिक आप कर लीजिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर मैं जब एनसीईआरटी आपका बैच लाऊंगा, आपका इसका जब पॉलिटी का, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप ये समझ लीजिए। और भी अगर आपका मांग रहेगा तो मैं फाउंडेशन कोर्स भी आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ला दूंगा। लेकिन आप लोग कम से कम हमारे लिए 1K सब्सक्राइबर लाइए, तभी तो मैं आपके लिए फ्री में आपको करवा सकता हूँ। ओके, निम्न में कौन सा कथन परिसीमन के संदर्भ में सही है? ठीक है, परिसीमन केवल संघ सूची का विषय है, ऐसा कहीं नहीं है। परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। परिसीमन लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, तो ये हमारे लिए सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रतिनिधित्व की समानता और गुणवत्ता सीधे क्या है, प्रभावित होता है। ओके, परिसीमन अस्थायी प्रशासन प्रक्रिया है, नहीं, ये दीर्घकाल के लिए प्रभावी होता है, इसलिए ये अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, अगला जो हमारा है टॉपिक, देखिए जो अभी अगर कोई जुड़े होंगे तो ये भी आप याद रखिएगा, ये यहाँ से देख रहे होंगे तो ये याद रखिएगा कि ये मेरा सेकंड टॉपिक है आज का। ठीक है, तो जो दूसरा टॉपिक है ये, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग नॉलेज लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग फिर से इसका टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चन हम लोग जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो मैं करवाता हूँ, जिससे क्या होता है आपका रिविजन हो जाता है और उस टॉपिक पे आपका ब्रीफ नॉलेज बेहतरीन तरीके से, आपका बेसिक जो नॉलेज होता है ना वो आपका मजबूत हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे लिए 1K सब्सक्राइबर आप करवाइए, और आप जो भी देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब तो करके जाइए यार, प्लीज़, और लाइक तो करके जाइए, और अपना कमेंट तो कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाइए, गुड बैड जो भी है आप ज़रूर छोड़ के जाइए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपसे फेस टू फेस भी बात नहीं हो पा रहा है ना, आपसे लाइव में आके मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए, और प्लीज़ बढ़ावा दीजिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सही में तैयारी करना चाहते हैं। देखिए क्या है ना, क्या आपका कर्म ही पूजा है। ठीक है, और अगर आप कर्म सही कर रहे हैं तो आपका सफलता आपका जरूर आपको मिलेगा। देखिए कुछ चीज़ें होता है ना कि जैसे आपसे भी एक्सपेक्टेशन रहता है, तो जैसे मेरे से आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि हाँ, आज मैं भी सर और भी अच्छा करवाएं, मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आए, MCQ आए। तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जब तक आप लोग मांग नहीं रखिएगा, आप अपने मतलब आप सब्सक्राइब नहीं चैनल करिएगा, तो हमें भी कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा यार। ये भी सोचिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाती है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे लिए भी। ठीक है, मेरा भी ये क्या है, फैमिली है। ठीक है, जो ये चैनल है ना हम लोग का फैमिली है, तो इस फैमिली को भी हमें तो डेवलप करना तो बहुत जरूरी है, तो ये आप सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि संविधान संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद या भाग या अनुसूची में परिवर्तन, मतलब जैसे जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा या संशोधन किया जाता है, ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान को प्रासंगिक और प्रभावी बनाया जाए। जैसे देखिए आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, घर में मान लिया जाए कि अभी 3 सदस्य हैं,
तो क्या है, अगर 2 सतह और बढ़ गए हैं, तो उसके लिए क्या है कि कुछ ना कुछ तो आपके लिए, मान लीजिए कि 3 बेड थे, तो 1 बेड और लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपके जो नियम हैं या खर्च हैं, उनमें बदलाव तो किया जाएगा, ठीक है? जैसे आप लोग मान लिया जाए कि इस टाइम 8 बजे उठते थे या 5 बजे खाना खाते थे, ये दोनों को खाने का मान लिया जाए कि आपका बढ़े हैं, तो ये दोनों का खाने के लिए बच्चा है, तो आपको सुबह-सुबह जब भी ये रोएँगे तो इनके लिए, तो ये आपका नया एक यही कारण है कि संविधान में जोड़ना, घटाना, ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है, आपका संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। बस ये आप याद रखिएगा। खुद से देखिए क्या है ना, कि अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं ना, तो आपकी तैयारी ना उस रूम के इर्द-गिर्द ही है। टोटल चीज़ आपका इर्द-गिर्द है। अगर आप रूम में अभी बैठे हो, तो आपके पास मोबाइल है, तो आप पूरे आप साइंस टेक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से साइंस टेक आ गया। अगर आप सामने आपका मान लिया जाए कि आपके सामने कोई मान लिया जाए कि अगर जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या है, एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कि लकड़ी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जंगल के बारे में पढ़ना, तो कहीं न कहीं आपको ए टू ज़ेड जो है ना, आपके इर्द-गिर्द ही आपका है, ठीक है? तो कहीं आपका अलग से नहीं आता है, जो आपके पास है उसी के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन तरीका अलग-अलग होता है। बस यही है, हमारा काम है कि आपको किस तरह से आपको पढ़ाना है, ओके? क्या है आपका संवैधानिक आधार, इसका क्या है, अनुच्छेद 368 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्तियों का बारे में ये बताता है, कौन सा आपका 368, ओके। 368 संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए क्या है ना, सामाजिक और आर्थिक बदलाव के अनुसार संविधान को ढालने के लिए ये आपका संविधान संशोधन आवश्यक है। नई चुनौतियां जैसे आरक्षण हो गया, संघवाद हो गया, चुनाव सुधार हो गया आदि से निपटने के लिए भी क्या होता है ना, इसका संशोधन करना आवश्यक है। संविधान को न तो बहुत कठोर और न तो बहुत लचीला बनाए रखने के लिए भी संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए संविधान संशोधन के प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो भारत में है आपके 3 प्रकार है। एक तो होता है साधारण बहुमत, जैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नया राज्य बनाना है, तो ये साधारण बहुमत से हो जाता है, ठीक है? तो 50% से ही होता है, 50% प्लस 1 से ही हो जाएगा, ओके। और एक होता है विशेष बहुमत, ये क्या होता है, 2/3 प्लस आपका जो उपस्थित है उनका कम से कम 50% 51%, ओके। तो ये आप याद रखिएगा 2/3 से, ठीक है? जैसे मौलिक अधिकार हो गया, तो 2/3 बहुमत इनका होना चाहिए, डीपीएसपी में हो गया, संघीय प्रावधान में हो गया, तो ये आपको 2/3 और कुल सदस्यों का बहुमत, देखिए यहाँ पे 2/3 आपका प्लस 51, ठीक है, परसेंट, ओके। तो ये क्या हो गया, यानी 50% प्लस 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ओके। तो ये आपका एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होता है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए मौलिक अधिकार के लिए क्या है आपका विशेष बहुमत है, डीपीएसपी के लिए विशेष बहुमत है, संघीय प्रावधान के लिए विशेष बहुमत है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुल जो मतदान उपस्थित है, मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका मान लिया जाए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का मतलब क्या है, मान लिया जाए कि उपस्थित कितना है, 400, आपका मान लिया जाए कि कुछ भी आपका 400 है, ठीक है, तो उसका 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 भी आप निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ 300 ही मान लेते हैं इजी करने के लिए, तो 100 इंटू 2 यानी 200 आदमी पहले से जरूरी है, और कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, यानी 400 में आपका बहुमत कितना होना चाहिए, आपका क्या हो, 400 का बहुमत क्या होगा आपका, मान लिया जाए कि आपका 201 होगा, तो ये आपका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब सदन से ये संशोधन पास हो जाएगा, तो इस तरीके से आप समझिए। विशेष बहुमत आधे राज्यों के प्लस आधे राज्यों की सहमति, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 7वीं अनुसूची हो गया, ठीक है, जिसमें आपका 7वीं अनुसूची में है ना सीटों का बंटवारा होता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका, उसमें भी केंद्र राज्य संबंध हो गया, तो ये सब के चीज में आपका क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, ये सब चीजों में मतलब क्या होता है, ये सब मतलब टॉपिक से आपको अगर आता है, तो महत्वपूर्ण इसमें सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है इसका, तो संसद संविधान में संशोधन कर सकता है ये, लेकिन क्या होता है कि एक मूल संरचना जो होता है, जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नष्ट नहीं कर सकती है, ये भी आप याद रखिएगा। ये किसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, आपका अपना जो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, वो आपको मैं देखिए, ये केस भी बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज यार जाके आप मेरे पिछले क्लास का कीजिए, आप मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट वगैरह जो भी है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वहां से कीजिएगा ना, आपको पूरी तरीके से पता चलते रहेगा। आप जो भी अगर डेली क्लास कर रहे होंगे ना, डेली टॉपिक इसको कर रहे होंगे, उनको ईजी लग रहा होगा, सर ये तो मैं ऑलरेडी आपको
कर रहा हूँ, कितना अच्छे से उनका रिवीजन भी होते जा रहा है, तो ये फायदा है। आप एक बार स्टार्ट कीजिए ना, प्ले लिस्ट में आप स्टार्ट कीजिए। आप चाहिएगा तो एक दिन में जितना मैं करवाया हूँ ना, 2 दिन आपको लगेगा, 2 या 3 दिन लगेगा, अगर विदाउट मतलब और कोई सब्जेक्ट नहीं हो। मुश्किल से 40 या 35 मिनट या 45 मिनट का मेरा क्लास है, और वो पूरा ही टोटल आपको कर रहा है। ठीक है, केशवानंद भारती केस आया 1973 में। अब तक जो है भारत में अब तक 106 आपका संविधान संशोधन हो चुका है। जो नवीनतम है 106वां जो संविधान संशोधन है वो 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम से हुआ था। तो ओके, तो और ये आपको आपका डिटेल में जो है ना, मैं कल इसका क्लास लाने वाला हूँ, तो ये भी आप याद रखिएगा। आपका मैराथन टाइप में ही क्लास होगा, पूरे 106 आपका संविधान संशोधन के बारे में फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, कि मतलब इतना बताऊंगा कि जिससे आपको देखिए पूरे मतलब बताने का ये नहीं है कि 106वां में क्या हुआ, इसका सिर्फ क्या जानना है, ऑब्जेक्टिव जानना है, आपका क्या प्रभाव पड़ा और क्या आया, ये यही 3 चीज आपको याद रखना है। पूरे तो आप याद रख पाओगे नहीं, ठीक है, अब पूरे पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है क्या है, हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखिए प्रश्न स्टार्ट हो गया यहाँ से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किसमें? आपका अनुच्छेद आपका 368। देखिए आपका 13 में क्या है, आपका मौलिक अधिकार जो है आपका और न्यायिक समीक्षा से संबंधित रखता है, तो ये आप याद रखिएगा। आपका फंडामेंटल राइट और प्लस जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, JR लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, और ये 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों से रखता है। ठीक है, संवैधानिक आपका उपचारों का उपचार का संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित रखता है। ठीक है, उपचार का अधिकार से संबंधित रखता है 32। ओके, अब पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 368 में क्या है, संविधान संशोधन, और 356 जो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन। कौन सा राष्ट्रपति शासन, ये भी याद रखिएगा, राज्य में। ठीक है, जैसे अभी बंगाल में भी लगने वाला है। ठीक है, ऐसा मुद्दा निकल के आ रहा है, तो लेखक द्वारा आपका न्यूज में बोला जा रहा है, न्यूज में भी बोला जा रहा है आपका, कि क्या है कि में भी हो सकता है कि बंगाल में अभी ईडी के मामला में कुछ वहाँ पे इशू चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि राज्यपाल वहाँ के राष्ट्रपति को आपको बताएं कि वहाँ का मतलब संवैधानिक तंत्र विफल रहा, तो लग सकता है। ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको पूरे डिटेल से मैं करवाया हूँ, तो आप जाकर पीछे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन का सही प्रकार नहीं है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ये भी सही है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ये भी सही है। और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति, ये भी सही है। जनमत संग्रह द्वारा ना संशोधन, ये सम्मत नहीं है। भारत में रिफरेंडम जो प्रणाली है, रेफरेंडम इसको बोला जाता है, जनमत संग्रह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम जो सिस्टम है ये नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, थर्ड नंबर, कि विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी का सही अर्थ क्या होता है? तो ये आप याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ओके, समझे? तो ये आप, और ये जो है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है, यूपीएससी का ना बहुत फेवरेट है। ठीक है, फेवरेट है। ठीक है, बहुत सारे मतलब फेवरेट ही माना जाता है। जो प्रेजेंट में टाइम में जो वोटिंग जो कर रहा है ना, प्रेजेंट है, उपस्थित है, और वोटिंग मेंबर्स जो है वोट देने वाले कुल सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यों का बहुमत, तो ये याद रखिएगा आप। तो इसलिए हमारा जो आंसर है आपका ये हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित कौन सा विषय साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो आप लोग देखे होंगे, देखिए विशेष बहुमत से है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भाई आधे राज्यों विशेष प्लस आधे राज्यों का पुनर्गठन जो होता है ना, ये हमारा सिर्फ राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्य का निर्माण, नया राज्य का निर्माण होगा, तो ये सब क्या होगा ना आपका साधारण बहुमत से होता है। तो ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति मतलब इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है आपका 5 नंबर जो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किन संशोधनों के लिए राज्यों को आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होता है? देखिए फिर से घुमा के पूछे, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, क्या है ये, संघीय प्रकृति कहलाता है, जिसमें संघीय आएगा ना, संघवाद का जो जिसमें मुद्दा आएगा तो वो होगा। देखिए दूसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय को शक्तियों में, तो ये भी आ रहा है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का वितरण हो जाता है, तो इसमें ये भी सही है आपका। और ये क्या है, 7वें अनुच्छेद में राज्यों को सीट बांटा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब सीटों का बंटवारा, तो ये भी राज्यसभा की संरचना से आपका नहीं है, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ना आपका, कौन सा हो जाएगा,
ओ सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। क्या था आपका, ये जो दूसरा नंबर है ना हमारा, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, ये राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है पूरे राज्यों के। ये आपका क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आपका ये एक नंबर, आपका थर्ड नंबर, और आपका फोन नंबर ये होगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है का प्रतिपादन किस मामले में किया गया है। ठीक है, किस मामले में किया गया है, तो ये आपका किया गया है ना आपका केशवानंद भारती बनाम संघ, भारत संघ में। क्या हुआ था कि गोलकनाथ जो बनाम आया था 1976 का ये केस है, गोलकनाथ बनाम। इसमें क्या था, मौलिक अधिकार को अधिकार में बदला नहीं, अधिकार नहीं बदल सकता है, ये ऐसा बोला था आपका ये 1976 वाला केस, कि एफआर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपका कहा था कि बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब फंडामेंट, मतलब जो है मूलभूत संरचना में आप बदलाव नहीं कर सकते, बाकी सब बदलाव होगा। ये आपका आया था कब, 1973 का केस था आपका। ये मामला जो था सिद्धांत मिनर्वा मिल्स जो था आपका 1900, आपका ये मैं भूल रहा हूँ 1992 या इस टाइप का आपका है। तो ये क्या था, सिद्धांत को मजबूत किया था। और आपका इंदिरा गांधी मामला जो था न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ था। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आपका अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान का मूल संरचना का भाग है। तो ये कौन सा भाग है, तो ये न्यायिक समीक्षा है, अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए भारत में संविधान का आपका सर्वोच्च है, लेकिन संसद की आपका सर्वोच्चता नहीं है, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। आपातकालीन प्रावधान जो है आपका, ये परिस्थितिजन्य है, और राष्ट्रपति शासन ये सब परिस्थितिजन्य है। कैसा मतलब, आपका परिस्थिति है उस अनुसार से ये लगाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आठवां जो हमारा क्वेश्चन हो गया है आपका, कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मिनी संविधान से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सबसे व्यापक है इसलिए इसको मिनी संविधान का नाम दिया गया है। ओके, आप पढ़िएगा, कल जो आने वाला है उसमें आपको पूरे डिटेल्स में उसके बारे में बताऊंगा, क्यों मिनी संविधान इसको कहा जाता है, वहां पे आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये हमारा जो संसद संविधान संशोधन में सीमित है, तो ये आपका सही है, क्योंकि संसद की शक्ति जो है ना आपका कहाँ सीमित होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, 10 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि आपका कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ना तो कठोर है न ही लचीली क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार का संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे प्रक्रिया है। ठीक है, प्रोसेस जो है विभिन्न प्रकार का है, तो ये आप याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार के आपका संशोधन की प्रक्रिया, इसलिए ये संतुलित किया गया है। किसी को कम देके शक्ति, किसी को ज्यादा देके, तो इस तरीके से इसीलिए आपको ये लचीला और कठोर कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। तो ये आपका क्या कर सकता है, नहीं, संसद की शक्ति सीमित है। ऐसा नहीं है कि किसी भी संविधान के संशोधन में भाग कर सकता है। संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका क्या है कि सिर्फ केवल आपका 2 सही हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है, 12 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि गोलकनाथ बनाम भारत संघ मामले का प्रमुख निष्कर्ष क्या था। तो ये देखिए क्या कर रहा था कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित नहीं कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसमें बोला गया था, किसमें, आपका 1976 वाले केस में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, यह निर्णय जो है ना बाद में क्या हुआ, केशवानंद जब भारतीय केस आया, वो ये सॉरी 1967 का केस था, मैं 1976 उस समय बोल रहा था ना, वो सॉरी यार। 1967 में ये बोला गया, और 1976 में बोला गया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस में, कि आप मूल सिद्धांत में, संरचना के सिद्धांत में आप बदलाव नहीं करके आप मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आपका 13 नंबर जो प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि
केशवानंद भारती केस जो मामले जो आए हैं 1973 में, न्यायालय ने क्या कहा, तो इसमें कहा था कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप कल आइए, आपको बेहतरीन तरीके से संविधान संशोधन A to Z आपको जितने भी हुए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज आएगा, आपको मैं दूंगा, जितना मेरे द्वारा होगा कोशिश करूंगा, मैं अच्छे से अच्छे करूंगा। ओके, निम्न कौन सा कार्य, जो अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा निर्णय बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को और मजबूत करता है, तो ये हमारा कौन सा करता है आपका, ये मिनर्वा मिल्स जो सॉरी वहां पे 1992 में बताया था, 1980 में आया था, वो कहा था कि संसद जो है ना, संसद और न्यायपालिका के संतुलन को क्या करना है, बेस्टी, ये क्या बनाया था कि मान लिया जाए कि पार्लियामेंट है, ठीक है, पी से पार्लियामेंट हो गया आपका, और आपका न्यायपालिका मतलब आपका क्या हो गया, कोड जो हो गया, इसका क्या हुआ कि इनका जो संतुलन बैलेंस के लिए आपको क्या करना, बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था, संसद और न्यायपालिका के संतुलन को क्या बना बताया कि अगर ये बैलेंस है तो ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, यानी मूल आपका संरचना में आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 1980 वाला मिनर्वा मिल्स। अगला हमारा जो प्रश्न है क्या कह रहा है, 15 नंबर, कि निम्न में कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये संसद की सर्वोच्चता, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू भी हमारा है। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता तो होता ही नहीं है, संविधान हमारे में सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर आता है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर, संविधान के किस भाग में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता होता है, तो ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में होता है। तो ये भी याद याद रखिएगा, ये सिर्फ विशेष बहुमत द्वारा होता है, तो ये भी याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व और ये विशेष बहुमत द्वारा होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है 17 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, तो कौन सा किया जा सकता है आपका, ये आपका राज्यों का पुनर्गठन, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है 18 नंबर कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक के संबंध में क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है आपका, अनिवार्य रूप से स्वीकृति दे सकता है। तो ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका अनुच्छेद आपका 368 कहता है कि राष्ट्रपति के पास क्या है कि कोई भी विवेकाधिकार नहीं है इसके मामले में, संविधान संशोधन में आपका इन्हें स्वीकृति आपका करना ही अनिवार्य होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, अनिवार्य रूप से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है 19 नंबर क्या कर रहा है कि भारत का संविधान न तो पूर्ण कठोर है, न ही पूर्णतः लचीला, इसका कारण क्या है, तो ये क्या कारण है, विभिन्न संशोधन प्रक्रिया, पीछे भी हम लोग पढ़े। ठीक है, तो अगला जो हमारा है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के। ठीक है, आज का टॉपिक का, तो निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा न्यायपालिका संशोधन को वैधता का जांच कर सकती है, तो ये क्या है आपका, जुडिशियल रिव्यू के तहत संशोधन की वैधता की जांच आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि डिलिमिटेशन का आपका निर्णयों का जांच नहीं होता है, जो मैं पीछे पढ़ा हूँ, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ओके, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप फीडबैक अपना दीजिए, आपके मांग जो भी होगा मैं आपको मांग को पूरा करूंगा। और हमारा एक छोटा सा मुहिम है 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ यार करवाइए, आप भी कीजिए, जो भी देखते हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के आप कम से कम नोटिफिकेशन जारी रखिए वो। और एक थंब देने में क्या है, लाइक करने में क्या है, कमेंट करने में क्या जाता है। बहुत सारे होंगे कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि बस आए और बस चले गए, अरे यार कम से कम कुछ तो हमारा भी मोटिव है, उसको भी तो आप पूर्ति करवाइए। बहुत कुछ है, रील्स आजकल लोग ज़्यादा देखते हैं, उस पे आप नोटिफिकेशन भी जारी करके रखते होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको कल का जो क्लासेस है वो आपका संविधान संशोधन और बिहार स्पेशल जो भी है बिहार के, वो बिहार स्पेशल का क्लास कल आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय